कड़ाके की सर्दी ने पूरे कस्बे चंद्रनगर को अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था। सुबह के 5 बजे भी कोहरा इतना घना था कि एक हाथ को दूसरे हाथ से छूना मुश्किल हो रहा था। हवा में एक ठंडी सिहरन ऐसी थी कि चेहरे पर चुभन होने लगती थी। एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में अनिल का परिवार ठिठुर रहा था। झोपड़ी की दीवारें मिट्टी और बांस की थी। छत पर टिन के टुकड़े रखे हुए थे जो हवा में बचते थे। फर्श पर बिछी पुरानी चटाई भीग गई थी। अनिल कांपते हुए बोला, हे भगवान, आज तो हड्डियों को जमा देने की ठंड पड़ गई है। लकड़ियां सारी भींगी पड़ी हैं। आग कैसे जलाऊं? हाथ पैर सुन्न हो रही हैं। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। उसकी पत्नी राधा ने फटी हुई रजाई को दोनों बच्चों पर लपेटते हुए कहा, रजाई में अब गर्माहट नाम की भी नहीं बची। जगह जगह से हवा सीधी अंदर घुस रही है। छोटी बेटी प्रीति रोते हुए बोली, मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पैर देखो, बिल्कुल बर्फ जैसे जम गए हैं। पापा, आग क्यों नहीं जलाते? मुझे डर लग रहा है इस ठंड से। छोटा बेटा रोहन 5 साल भी कांपता हुआ बोला, पापा, भूख भी बहुत लगी है। कल रात सिर्फ पानी पीकर सोए थे। क्या आज भी खाना नहीं मिलेगा? मेरे दोस्त स्कूल में नए स्वेटर पहन कर आते हैं। मुझे भी एक दिला दो ना प्लीज। अनिल भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, मेरे बच्चों, मेरा कलेजा फट रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। मैं जानता हूं, मैं एक बहुत बदनसीब बाप हूं जो तुम्हें पेट भर खाना भी नहीं दे पा रहा। लेकिन चिंता मत करो, आज मैं बाहर जाऊंगा। कुछ न कुछ काम जरूर ढूंढ लाऊंगा। अगले दिन सुबह अनिल के काम पर जाते समय राधा ने चिंता से कहा, बाहर इतना कोहरा है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा। लकड़ियां बिकेंगी नहीं। गोदाम वाले सेठ जी ने कल काम देने से मना कर दिया था। अनिल ने दृढ़ता से कहा, हार मान लूंगा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। मैं चौराहे पर जाता हूँ, शायद कोई बोझा ढोने या ऑटो चलाने का काम मिल जाए। तुम बच्चों को अपनी पुरानी शॉल में लपेट कर रखो। अनिल कांपते कदमों से घने कोहरे में निकला। चाय की टपरी पर पहुंचा तो काका बोले, अरे अनिल बेटा, इतनी सुबह सुबह ठंड में क्या कर रहा है? घर जाओ, आज कोई काम नहीं मिलेगा। अनिल ने कहा, काका, पेट की आग इस ठंड से ज्यादा जला रही है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। 1 कप चाय मिलेगी? पैसे बाद में दे दूंगा। काका ने मना कर दिया और कहा, तेरी उधारी पहले से बहुत हो गई है। जब पैसे हों तभी आना। अनिल अपमान का घूंट पीकर लौट ही रहा था कि भटर भटर करती एक ऑटो रुक गई। उसका बचपन का दोस्त राजेश था। अरे अनिल भाई, तू यहाँ ठंड में क्या सोच रहा है? देख, तेरी किस्मत खुल गई। ये ऑटो मैंने भाड़े पर लिया है। दिन के 280 रुपए सेठ को, बाकी अपनी। कल 480 कमाए, 200 बच गए। अनिल की आंखें चमक उठी। राजेश ने बताया कि सेठ गोपाल के पास अभी भी कई ऑटो खड़े हैं, बस 4000 रुपए सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। घर लौटकर अनिल ने राधा को बताया। राधा ने अपना मंगलसूत्र निकालकर कहा, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, लेकिन अब बच्चों की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। ले जाओ, गिरवी रखाओ। अनिल नम आंखों से मंगलसूत्र राधा से ले लेता है। अनिल मंगलसूत्र लेकर सीधा सुनार के पास पहुंचा और सुनार से 5200 रुपए लेकर सीधे गोपाल सेठ के गोदाम पहुंचा। सेठ का रंग रूप डरावना था, मोटा, काला, आंखें लाल। सेठ हंसते हुए बोला, अरे लकड़हारा आ गया। पैसे कहाँ से लाया? बीवी के गहने बेचा है क्या? उसने कागज पर अंगूठा लगवाया और सख्त नियम बता दिए। रोज 280 किराया प्लस पेट्रोल अलग से। अगर एक खरोच भी लगी या पैसा कम दिया तो पुश्तैनी जमीन सेठ की। पहला दिन ऑटो चलाने का बहुत कठिन साबित हुआ। सुबह से दोपहर तक सड़कें सुनसान रहीं। कोहरा अभी भी छिटका नहीं था,
लोग घरों में दुबके बैठे थे। अनिल घंटों ऑटो खड़ा करके इंतजार करता रहा, हाथ जोड़कर हर गुजरने वाली गाड़ी की तरफ देखता। आखिरकार शाम ढलने के करीब एक बूढ़ा बाबा सड़क किनारे खड़ा मिला, जो हनुमान मंदिर जाना चाहता था। उसकी कमर झुकी हुई थी, घुटनों में दर्द की वजह से चलना मुश्किल था। अनिल ने उसे सहारा देकर ऑटो में बिठाया। मंदिर पहुंचकर बाबा ने सिर्फ 15 रुपए निकाले और बोले, बेटा, आजकल सब महंगा हो गया है, इससे ज्यादा नहीं दे पा रहा। अनिल ने मुस्कुराकर ले लिया, लेकिन दिल में टीस उठी। शाम तक बड़ी मुश्किल से 390 रुपए जोड़े। गोदाम पहुंचा तो गोपाल सेठ ने पहले 280 किराया लिया, फिर पेट्रोल के नाम पर 100 और वसूल लिए। अनिल की मुट्ठी में सिर्फ एक 10 रुपए का नोट बचा। उसकी आंखें नम हो गईं। आज भी बच्चे भूखे सोएंगे। घर पहुंचते ही प्रीति और रोहन दरवाजे पर दौड़ कर आए। प्रीति ने उत्सुकता से पूछा, पापा, स्वेटर लाए हो? आज स्कूल में सब नए नए स्वेटर पहन कर आए थे। रोहन ने छोटे हाथ फैलाकर कहा, पापा, खाना लाए? मुझे बहुत भूख लगी है। अनिल ने उन्हें गोद में उठाया, लेकिन आंसू रोक नहीं पाया। उसने कांपती आवाज में कहा, बच्चों, आज सिर्फ 10 रुपए बचे हैं। स्वेटर नहीं आया, खाना भी नहीं। आज मीठी चाय पीकर सो जाएंगे। कल पापा और ज्यादा मेहनत करेगा, वादा है। राधा ने चुपचाप चाय बनाई। बच्चे चुपचाप चाय पीकर फटी रजाई में एक दूसरे से चिपक कर सो गए। अनिल पूरी रात छत की तरफ देखता रहा। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ चिंता। अगला दिन किस्मत ने थोड़ा साथ दिया। कोहरा कम हुआ, धूप निकली। अनिल को लगातार सवारियां मिलने लगी। स्टेशन जाने वाले ऑफिस वाले, स्कूल से लौटते बच्चे, बाजार से सब्जी लौटती महिलाएं। हर फेरे में 50-100 रुपए आते गए। शाम तक कुल 520 रुपए हो गए। सेठ को पूरा हिसाब चुकाया, पेट्रोल का खर्चा अलग से दिया। अनिल के पास 80 रुपए बचे। उसने सबसे पहले बच्चों के लिए बिस्किट का पैकेट, कुरकुरे और थोड़ी सब्जी ली। घर पहुंचकर बच्चों ने खुशी से चिल्लाया, पापा, बिस्किट, कुरकुरे। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, आज थोड़ा सुकून है। उस रात झोपड़ी में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन अनिल जानता था ये खुशी पल भर की है। फिर अगली सुबह बेमौसम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान काला पड़ गया, बिजली कड़कने लगी, सड़कें पानी से लबालब भर गईं। लोग घरों में कैद हो गए। अनिल ऑटो लेकर निकला, लेकिन सवारियां नाम की भी नहीं। वो घंटों भीगता रहा, कांपता रहा। शाम को गोदाम पहुंचा तो गोपाल सेठ ने नया नियम लगाया। उसने सभी ड्राइवरों को लाइन में खड़ा किया और अनिल को आगे बुलाया। अनिल, तू बहुत ईमानदार बनता है ना? अब बच्चों की कसम खा, दिन भर में जितनी भी कमाई होगी, एक एक रुपया मुझे बताएगा। अगर एक पैसा भी छुपाया तो तेरे बच्चों पर मुसीबत आएगी। अनिल की आंखें भर आईं। उसने मजबूरी में कांपते हाथों से कसम खाई। सेठ की हंसी गूंजी। वो जानता था अनिल धार्मिक है, कसम नहीं तोड़ेगा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। फिर अगली सुबह अनिल ऑटो लेकर निकला। ऑटो का पेट्रोल खत्म हो गया। बीच सड़क पर ऑटो रुक गई। अनिल बारिश में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, अब क्या होगा? बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। जमीन चली गई तो कहाँ जाएंगे? तभी राजेश अपनी ऑटो लेकर गुजरा। उसने देखा तो रुक गया। अरे अनिल भाई, क्या हुआ? अनिल ने रोते हुए बताया। राजेश ने अपनी रिजर्व बोतल निकाली और पेट्रोल डाला। ले भाई, ये डाल। हम गरीबों का सहारा हम खुद ही तो हैं। जा, घर जा। आज सवारी मिलने की उम्मीद कम है। तू फरिश्ता है भाई। आखिरी दिन तूफान और तेज हो गया। शाम ढलने लगी, अंधेरा गहराने लगा। अनिल निराश होकर एक सुनसान रास्ते से लौट रहा था। तभी खाई के पास एक महंगी काली कार पड़ी दिखी। एक्सीडेंट हो चुका था। कार का शीशा टूटा हुआ, सामने का हिस्सा मरा हुआ। ड्राइविंग सीट पर अभय शर्मा, शहर का बड़ा व्यापारी, खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। महंगा सूट फटा हुआ था,
सिर से खून बह रहा था। अनिल का दिल धड़क उठा। हे राम, सांसें तो चल रही हैं। उसने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी सारी ताकत लगाकर भारी शरीर को कार से बाहर खींचा, ऑटो की पिछली सीट पर लिटाया। बारिश में ऑटो दौड़ाई और शहर के बड़े अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों की टीम लग गई। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। भाई तुमने कमाल कर दिया। 10-15 मिनट और देर होती तो बचना मुश्किल था। लेकिन समय निकल चुका था। अनिल अस्पताल से निकला तो रात हो चुकी थी। घर पहुंचा तो वहां पुलिस की जीप और गोपाल सेठ की गाड़ी खड़ी थी। पुलिस वाले झोपड़ी का सामान बाहर फेंक रहे थे। फटी रजाई, पुराने बर्तन, बच्चों के कपड़े कीचड़ में भीग रहे थे। सेठ हंसते हुए बोला, वक्त खत्म अनिल। मैंने कहा था ना, पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी। कोर्ट का ऑर्डर है, निकल बाहर। अनिल गिड़गिड़ाया। सेठ जी, एक रात का मौका दे दीजिए। बाहर इतनी बारिश, ठंड, बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन सेठ ने इशारा किया। पुलिस ने धक्के मारकर अनिल, राधा और बच्चों को कीचड़ में फेंक दिया। पूरी रात परिवार एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक दूसरे से चिपककर कांपता रहा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बच्चे ठंड और भूख से रोते रहे। राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमने किसका क्या बिगाड़ा था? ईमानदारी से जी रहे थे, फिर भगवान ने हमें ये सजा क्यों दी? क्या गरीब होना गुनाह है? अनिल चुपचाप आसमान की तरफ देखता रहा, मन ही मन प्रार्थना करता रहा। सुबह होते ही कोहरा थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन ठंड अभी भी हड्डियों में उतर रही थी। अनिल, राधा और बच्चे पेड़ के नीचे एक दूसरे से चिपके बैठे थे। प्रीति की आंखें सूजी हुई थी। रोहन ठंड से नीला पड़ गया था। तभी दूर से एक चमचमाती लग्जरी कार की आवाज आई। इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की सरसराहट। कार पेड़ के पास रुकी। दरवाजा खुला और अभय शर्मा उतरे। सफेद शर्ट, काला कोट। अभय ने अनिल को देखते ही कहा, तुम वही हो ना जिसने मुझे उस तूफानी रात में बचाया? अस्पताल में डॉक्टर ने बताया था, एक ऑटो वाला आदमी। तुम्हारा नाम क्या है? अनिल ने कांपते हुए कहा, अनिल कुमार। मैं अभय शर्मा हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम न होते तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। लेकिन तुम यहाँ सड़क किनारे क्यों बैठे हो? ये हालत। अनिल की आंखों में आंसू छलक आए। उसने सारी कहानी रोते रोते सुनाई। ठंड की रातें, मंगलसूत्र बेचना, ऑटो का संघर्ष, गोपाल सेठ की क्रूरता, कसम, कर्ज का पहाड़ और आखिरकार घर जमीन छीनकर सड़क पर फेंक दिया जाना। राधा ने बीच में कहा, हमारे बच्चे पूरी रात भूखे ठंडे रोते रहे। प्रीति ने अभय की तरफ देखकर कहा, अंकल, पापा ने आपको बचाया, आप हमारी मदद कर दो ना। अभय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां भीज गईं। ये अन्याय, ये ज्यादती, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अनिल, अब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हुआ। चलो मेरे साथ। अभय ने पूरे परिवार को अपनी लग्जरी कार में बिठाया। कार शहर की तरफ दौड़ी। रास्ते में अभय ने बताया, मैं शहर का बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास कई बिजनेस है, फैक्ट्रियाँ, गोदाम, ट्रांसपोर्ट। लेकिन आज तक किसी ने मेरी जान नहीं बचाई जितनी ईमानदारी से तुमने बचाई। फिर अभय सबको सीधे अपने घर ले गए। वहाँ गर्मा गर्म खाना, पराठे, दूध, फल सब खिलाया। बच्चे पहली बार इतना खाकर खुश हुए। अभय ने अनिल से कहा, तुम ईमानदार हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं तुम्हें चंद्रनगर का नया सेठ बनाता हूँ। अभय ने तुरंत प्लान बनाया। अगले ही दिन चंद्रनगर में एक बड़ा गोदाम तैयार करवाया। 220 नई चमचमाती ऑटो रिक्शा खड़ी थी। हर ऑटो पर अनिल का नाम लिखा। 1 साल तक कोई किराया नहीं, सारी कमाई ड्राइवर की। गोदाम के पास मुफ्त पेट्रोल पंप लगा दिया। अनिल के बैंक खाते में 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। अभय ने कहा, ये पैसा मेरी तरफ से है।
मेरी जान के बदले। अब तुम इन पैसों से न सिर्फ अपना परिवार संभालो बल्कि पूरे कस्बे का भला करो। कस्बे में हंगामा मच गया। खबर फैलते ही गोपाल सेठ से सभी ड्राइवर अनिल के गोदाम पर पहुंचने लगे। अनिल भाई, अब हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। 1 साल तक किराया नहीं, पेट्रोल मुफ्त। ये सपना है। गोपाल का गोदाम वीरान हो गया। उसकी पुरानी ऑटो सड़क पर नहीं उतरी। सेठ गुस्से से पागल हो गया। उसने पुलिस बुलाई और अनिल पर इल्जाम लगाया। ये चोर है। कल तक जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, आज करोड़पति कैसे बन गया? जरूर बैंक लूटा है या काला धंधा करता है। पुलिस अनिल को पकड़ने आई, लेकिन तभी अभय की लग्जरी कार वहां रुकी। अभय बाहर आए और बोले, इंस्पेक्टर रुकिए, ये पैसा मैंने दिया है। अनिल ने मेरी जान बचाई थी एक्सीडेंट में। मेरे पास सारे कागजात हैं, बैंक ट्रांसफर रसीदें, वीडियो प्रूफ। ये पूरी तरह सफेद पैसा है। फिर अभय ने गवाह बुलाए, राजेश और गोपाल के पुराने ड्राइवर। राजेश ने कहा, साहब, गोपाल सेठ अपनी गाड़ियां रात में खुद तोड़वाता था। कालिया नाम का नौकर करता था, फिर हमें जबरन ज्यादा पैसे वसूलता था। अनिल की जमीन भी धोखे से हड़पी। हम सब गवाह हैं। पुलिस ने गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में केस चला। धोखाधड़ी, जबरन वसूली, गरीबों का शोषण। गोपाल को उम्र कैद की सजा हुई। कोर्ट ने अनिल की जमीन वापस कर दी। गोपाल रोते हुए बोला, अनिल, मुझे माफ कर दे, मैं घर वापस कर दूंगा। अनिल ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, घर तो अब मेरे पास बहुत है, लेकिन आपको सजा मिलनी जरूरी थी ताकि कोई अमीर फिर कभी गरीब की मजबूरी का फायदा ना उठाए। अनिल ने 6 करोड़ में से आधे से ज्यादा कस्बे के भले में लदा दिए। अब चंद्रनगर बदल गया था। सर्दियों में कोई ठंड से नहीं कांपता। बच्चे स्कूल खुशी खुशी जाते। झोपड़ियां पक्के घर बन गईं। एक शाम अनिल परिवार के साथ घर के आंगन में बैठा था। सूरज ढल रहा था। हल्की ठंडी हवा आ रही थी। प्रीति ने कहा, पापा, अब हमें कभी ठंड नहीं लगेगी। रोहन ने हंसते हुए कहा, और खाना भी रोज मिलेगा। अनिल ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ईमानदारी की राह कठिन होती है, लेकिन भगवान जरूर सुनता है। नेकी का फल हमेशा मीठा मिलता है। अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।